Assalamu alaikum. I welcome you all once again on the platform of CSS Directory. आज का हमारा टॉपिक है जो एमपीटी JWT नहीं है उसकी एबिलिटी का एबिलिटी पोर्शन हमने सॉल्व करना है। इसमें जो एक की जैसे क्वेश्चन होंगे उनमें से हम सिर्फ एक ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट लेते हैं 91 क्वेश्चन से। तो 91 क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम 12 इंटू 0.0.2 ये मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर इसको पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम नीचे 1000 लिख देंगे। अब हम 1000 किस तरह से लिखेंगे कि पॉइंट के लिए हम 1 लिख देंगे और जितना भी हम इस साइड पे आना चाहें जितने डेसिमल प्लेसेस उतने के लिए हम जीरो लगा देंगे। तो हम 3 डेसिमल प्लेसेस आना चाहते हैं तो हम 3 जीरोज लगा देंगे। तो ऊपर 12 इंटू 12 44 हो जाएगा और नीचे 1 लैक हो जाएगा। अब इसको फिर डिवीजन करने के लिए हमने जितने भी पॉइंट्स लेफ्ट पे आने हैं तो उतने जीरोज हटा देने हैं यहाँ से। तो 3 जीरोज हमने हटा दिए। अब हमारे पास 0.144 डिवाइड बाई 1000 रह जाता है। तो इन 3 जीरोज के लिए हमने फिर से 3 जीरोज लगा देने हैं और 1 के लिए हमने ऊपर पॉइंट लगा देने हैं। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। 94 का हमें दिया हुआ है कि एक लैंग्वेज में हम काउंसिल को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम गाइडेंस को किस तरह से लिखेंगे। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं वो लिख लेने हैं। अब सी से पहले क्या आता है, सी से पहले बी आता है, ठीक है, और ओ को अगर हम देखें तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 4 5 और 6 पॉइंट पे हमारे पास आई है। फिर यू के बिल्कुल इमीडिएट पीछे टी है, ठीक है, और एन से हमारे पास 1 2 3 4 और 5th पे आई है। पहले हमारे पास 6 पे था यहाँ पर और फिर यहाँ पर हमारे पास 4th पे है, सॉरी 5th पे है। यहाँ पर हमारे पास 6 पे था, यहाँ पर 5th पॉइंट पे है। फिर एस के इमीडिएट पीछे क्या है, एस के इमीडिएट पीछे आर है और ई के 4th पॉइंट पे ए है। 1 2 3 4 तो यहाँ पर ई के 4th पॉइंट पे है। तो हम देखें यहाँ पर तो फर्स्ट वाला जो कंसेक्यूटिव हैं उनमें एक में क्या आएगा, एक में इमीडिएट पीछे, फिर 6, फिर इमीडिएट पीछे, फिर 5, फिर इमीडिएट पीछे, फिर 4 और फिर इमीडिएट पीछे। तो इसी तरह अगर हम इसको देखें, गाइडेंस को देखें, तो जी के इमीडिएट पीछे क्या होगा, एफ होगा। फिर यू के 6 पॉइंट पे क्या होगा, क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए। तो यू यहाँ पर है तो 1 2 3 4 5 6 पे हमारे पास यू आया है। इस तरह आपने इन सब के लिए कर देना तो वहाँ से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह अगर 96 क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन 96 में हमें कहते हैं कि if 5 men can manufacture 27 baskets in 1 hour, how many baskets would be 50 men manufacture in 40 minutes? अगर 5 बंदे वो 27 बास्केट्स बना सकते हैं एक ही आवर में, तो कितने बास्केट्स 15 बंदे बनाएंगे 40 मिनट में। तो हमारे पास आपने इस तरह से मेन लिख देने, बास्केट्स लिख देने और टाइम लिख लेना है। अब 5 बंदे 27 बास्केट्स बना सकते हैं वो 60 मिनट में, 15 बंदे हैं तो कितने बास्केट्स बनेंगे 40 मिनट में, ठीक है। तो अब इनमें आपने रिलेशन देख लेना है। अगर हमारे पास बास्केट ज़्यादा होंगे तो फिर मेन भी ज़्यादा लगेंगे। तो इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। जब डायरेक्ट रिलेशन होगा आपने एरोज सेम ही डायरेक्शन में लगा देने। अब जब हमारे पास जितने बास्केट ज़्यादा होंगे उतना ही टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इन दोनों का भी डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसलिए आपने फिर ये भी सेम डायरेक्शन में एरोज लगा देने। इस तरह x बाई 27 x फिर डिवाइड बाई 27 फिर इक्वल टू आपने लगा देने और ये 15 डिवाइड बाई 5 क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन है इसलिए आपने उसी सिम्प में करना होता है। फिर ये भी डायरेक्ट रिलेशन है इसलिए 40/60 टेल से हेड की तरफ, यहाँ पर भी टेल से हेड की तरफ, यहाँ पर भी टेल से हेड की तरफ। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 54। अब हम 97 क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 97 क्वेश्चन में हमें बताते हैं कि एक जू है उसमें हमारे पास लॉयंस भी हैं और कुछ पैरट्स भी हैं। जो सुपरवाइज़र है वो काउंट करता है कि
इस सब को मिला के 15 हेड्स बनते हैं और 50 लेग्स बनते हैं। तो बताएं कि लॉइंस कितने हैं। तो इसका सोल्यूशन आपने इस तरह से करना होता है कि 1 हेड ऑफ द लॉइन और 1 हेड ऑफ द पैरेट, वो सारे हेड्स कितने बन जाते हैं, 15 बन जाते हैं। इस तरह 4 लेग्स ऑफ लॉइन, 2 लेग्स ऑफ पैरेट, इससे कितने बन जाते हैं, इससे 50 बन जाते हैं। तो आपके पास एक इक्वेशन ये आ गया, दूसरा इक्वेशन ये आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देना है 4 से। जब वो 4 से मल्टीप्लाई होता है तो 4l प्लस 4p इक्वल टू 60 आ जाएगा। फिर आपने फर्स्ट वाले से सेकंड वाले को सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो वो से आ जाएगा आपके पास 2p इक्वल टू 10। तो p हमारे पास 5, पैरेट हमारे पास 5 आ गए। जब ये 5 आ गए तो आपने इस p5 को अब इस वाले इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, जब इस वाले इक्वेशन में आपने पुट कर देंगे तो 1l प्लस 5 इज इक्वल टू 15 आ जाएगा और लाइन हमारे पास 10 आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। फिर 98 वाले क्वेश्चन में हमें बताते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 1000 है और जो रेट है वो 2% रेट है और टाइम हमारे पास 5 पेयर्स है। तो इसके लिए आपने सिंपल इंटरेस्ट इसका क्या आएगा 5 ईयर बाद। क्वेश्चन भी देख लेते हैं। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, ये 1000 रुपीज़ के लिए एट द रेट 2%। 2% हमारे पास रेट है और 5 ईयर्स हमारे पास टाइम है। तो इसका हमारे पास फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। तो सिंपल अमाउंट यह हो गया 1000 हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, फिर रेट हमारे पास 2% है तो परसेंट के लिए हम डिवीजन बाय 100 करते हैं और इनटू टाइम हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर 100 आ जाएगा। अब 99 को देखते हैं। 99 क्वेश्चन से हमसे मांगते हैं कि यहाँ पर जो ये क्वेश्चन मार्क्स लगा दें, इन क्वेश्चन मार्क्स में कौन सा नंबर इनमें से आ सकता है। तो हम 2/x करते हैं इक्वल टू x/50। इसको जब हम सॉल्व करते हैं x को यहाँ पर मूव करें और 50 को यहाँ पर मूव करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो x स्क्वायर इंटू 100 और 100 का जो अंडर रूट फिर लगा दे दोनों साइड पे, तो इससे आ जाएगा 10 आंसर आ जाएगा। अब हम 100 वाले को देखते हैं। तो 100 वाले में क्वेश्चन पूछता है कि एबिलिटी का जो वर्ड है उसके कितने परमुटेशंस बन सकते हैं। हाउ मेनी परमुटेशंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड एबिलिटी। तो आपको जब किसी वर्ड की परमुटेशन बताएं कि ये वर्ड कितनी बार अरेंज हो सकता है, तो उसको परमुटेशन कहते हैं। अरेंजमेंट्स को असल में परमुटेशन कहते हैं। तो जब आपको वर्ड दिया हो तो आपने उसको पहले काउंट करने के उसमें कितने लेटर्स हैं। तो इसमें टोटल 7 लेटर्स हैं। 7 लेटर्स हैं लेकिन आई जो है वो दो दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो आपने 7 फैक्टोरियल लिख देना है जो जितने भी नंबर्स हों, सॉरी लेटर्स हों, और फिर जितनी दफ़ा एक लेटर रिपीट हुआ हो वो लिख लेना है। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो वो कुछ यूँ एक्सपेंड हो जाता है कि 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1, और नीचे 2 फैक्टोरियल जो है वो 2 इंटू 1। तो ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा और बाकी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारे पास आंसर 2520 आ जाएगा। तो इतनी बार हम इस वर्ड को अरेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे जाते हैं 101 में। 101 में हमसे पूछते हैं कि हमारे पास 6 बंदे हैं और 6 बंदों के लिए 3 सीट्स हैं। तो बताएं कि ये 6 बंदे हम उन 3 सीट्स पर कितनी दफ़ा अरेंज कर सकते हैं। जब भी आपसे अरेंजमेंट के बारे में पूछा गया हो तो वो सब परमुटेशंस में आता है। ठीक है, तो हम परमुटेशन 3 बंदों को अब 6 बंदों को उन 3 सीट्स पे किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 6 हैं, उनमें से हमने 3 को सेलेक्ट करना है, 3 को उधर बिठा देना है। एक अरेंजमेंट हो गई, फिर दोबारा 3 को बिठा देना है, वो दूसरी अरेंजमेंट हो गई, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से। तो इसके लिए डायरेक्ट एक फार्मूला है, उसे कहते हैं NPR परमुटेशन वाला। n जो है वो 6 है जो भी टोटल हो, 3 जो है जो हमने सिलेक्शन करनी है वो 3 है जिसे r कहते हैं,
और इसका फार्मूला 6PR, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 3, तो n होता है n माइनस r होता है, तो n 6 हो गया और r जो है 3 हो गया। फिर इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो यह 6 5 4 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल दोनों कट जाते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, और फिर आंसर हमारे पास 120 आ जाएगा। तो 6 बंदों को हम 3 सीट्स पे 120 बार अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह 102 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें प्रोबेबिलिटी बताएं अगर हम 3 कॉइन्स को एक ही बार टॉस करें। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट ऑफ 2 हेड्स, कि उनमें से एट मोस्ट बहुत मैक्सिममली 2 हेड्स कितने आएंगे अगर हम 3 कॉइन्स को एक ही बार टॉस करें। तो इसके लिए हमने सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनाना है। सैम्पल स्पेस का मतलब कि कितने पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ सकती हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि तीनों हमारे पास हेड्स आ जाएं। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 2 हेड्स आ जाए, एक टेल आ जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो दरमियान वाले है वो टेल आ जाए और साइड वाले दोनों हेड्स आ जाए। इस तरह ये पॉसिबिलिटी भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो टोटल हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इन 8 पॉसिबिलिटीज़ में हम अगर देखें तो इसमें एट मोस्ट 2 हेड्स कहाँ पर आते हैं। इसमें भी 2 हेड्स हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी एटलीस्ट 1 हेड तो है। एट मोस्ट 2 मतलब मैक्सिमम 2 होने चाहिए, लेकिन 2 से कम हो सकते हैं। तो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, और इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें मिनिमम के बारे में नहीं बताया कि मिनिमम कितने हो सकते हैं, हमें सिर्फ मैक्सिमम के बारे में बताया कि मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम हमारे पास 3 है, तो सिर्फ एक में नहीं है, बाकी 7 में है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी कि जितने भी सैंपल्स हम ले सकते हैं वो डिवाइड बाय टोटल सैंपल। तो सैंपल हमारे पास कितने हैं, 7 हैं, और डिवाइड बाय टोटल सैंपल 8। तो ये हमारे पास इसकी जो एटमोस्ट 2 हेड्स है उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। इसके बाद हमारे पास है 103 में हमसे क्या मांगते हैं। 103 में हमसे मांग रहे हैं कि एक पार्टी में 15 बंदे हैं, वो एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं, तो बताएं कि टोटल कितने हैंडशेक्स होंगे। तो अगर 15 बंदे हैं तो हर बंदा दूसरे वाले को हैंडशेक करेगा, तो मतलब टोटल 14 हैंडशेक्स एक बंदा करेगा, क्योंकि वो अपने आप के साथ हैंडशेक नहीं कर सकता, इसलिए सिर्फ 14 हो जाएंगे। तो इसके लिए फार्मूला है n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। तो टोटल इसमें कितने बन जाएंगे, 105 बन जाते हैं अगर इस फार्मूले से कम करें। अब ये फार्मूला बनता किस तरह से है, अगर हमारे पास 2 बंदे हैं सिर्फ, तो 2 बंदे एक दूसरे के साथ हैंडशेक करें तो इससे 1 हैंडशेक बन जाएगा। अगर हमारे पास 3 बंदे हैं और एक दूसरे के साथ हैंडशेक करें तो इससे हमारे पास 3 बन जाता है। अगर हमारे पास 4 बंदे हैं, एक दूसरे के साथ हैंडशेक करें तो 1 2 3 4 5 6, इससे हमारे पास 6 बन जाते हैं। तो जितने भी नंबर हों वो इंटू n-1, जो भी नंबर हो इससे एक कम, n-1 होल इंटू डिवाइड बाई 2। तो इससे हमारे पास ये आ जाता है, अगर 2 हैं तो 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, इससे 1 आ जाता है, ये आंसर आ जाएगा। अब 3 है तो 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, तो इससे हमारे पास 3 आ जाता है। अगर 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, इससे हमारे पास 6 आ जाता है। तो ये फार्मूला यहाँ से बन गया। तो अगर हमारे पास 15 बंदे हैं तो वो 14 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 7 हो जाएगा, और 7 15 105 आ जाता है। तो इस तरह से ये फार्मूला बन जाता है। अब हम 104 की तरफ आते हैं। 104 में हमें पूछा गया है कि 20 बंदे हैं, वो 40 दिन में एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो 10 बंदों के लिए कितना टाइम दरकार होगा। तो हमने मैन लिखना है और डेज लिख लेना है। तो 20 बंदे हैं, 40 दिन दरकार होते हैं, 10 बंदे हैं तो कितने होंगे। तो इसमें हमारे पास जब डेज ज़्यादा होंगे तो बंदे भी ज़्यादा दरकार होंगे। तो ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया। तो हमने x/40 टेल हेड की तरफ इसमें भी
20/10। ये इसमें थोड़ा सा मसला हो गया है, एरो नीचे आता है क्योंकि जब बंदे ज़्यादा होंगे तो डेज कम लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन सोल्यूशन तो ठीक किया है। तो x/40 हो गया टेल से हेड की तरफ, और यहाँ पर भी टेल से हेड की तरफ, तो 20/10 हो गया। तो इससे हमारे पास आंसर 8 आ जाता है। फिर 105 में हमसे क्या मांगते हैं? 105 में हमसे मांगते हैं कि ए जो है वो एक काम 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो अगर हम ये दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में ये कंप्लीट होगा? तो ए का जो 10 दिन का काम है, बी का 15 दिन का काम है, ए और बी जो एक दूसरे के साथ मिल के काम करें तो कितने दिन में कंप्लीट हो गए? ए का एक दिन का काम जो है वो 1/10 है। एक दिन का काम 1/10 है ए का। बी का एक दिन का काम 1/15 है। तो अगर दोनों मिल के काम करें एक दिन के लिए तो 1/10 प्लस 1/15 दोनों का एक दिन का काम हो गया। तो इसका जब हम एलसीएम और सॉल्व करते हैं तो 1/6, तो दोनों अगर मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में वो 1/6 काम करते हैं। 1/6 ऑफ द वर्क को कंप्लीट करते हैं एक दिन में। तो कितने दिन चाहिए होंगे कि ये सारा काम कंप्लीट कर दे? तो सारा काम के लिए फिर 6 दिन चाहिए होंगे, क्योंकि 6 डिवाइड बाई 6 ये 1 आ जाता है, सारा काम आ जाता है 6 दिन में। तो 6 दिन हमें दरकार होंगे। 106 हमें पूछता है कि एक कार्टन है, उसमें एक कार्टन में 10 बॉक्सेस हैं और हर बॉक्स में एक डजन क्यूब्स हैं। तो कितने कार्टन चाहिए 960 क्यूब्स के लिए? तो ये इजी है, बिल्कुल सिंपल है कि एक कार्टन में 10 बॉक्स हो गए और एक बॉक्स में 12 क्यूब्स हो गए। तो एक कार्टन में टोटल कितने क्यूब्स हो गए? 10 इंटू 12 120 क्यूब्स एक कार्टन में हो गए। तो कार्टन नीडेड फॉर 960 क्यूब। अब 960 क्यूब के लिए कितने कार्टन चाहिए होंगे? जब एक कार्टन में 120 है तो 960 कार्टन के लिए कितने? 960 डिवाइड बाई 120 करें, क्योंकि 120 क्यूब्स एक ही कार्टन में होते हैं, तो हमें 8 कार्टन चाहिए होंगे। फिर 108 है। 108 हमसे क्या पूछता है कि एक बंदा है वो 10% ऑफ इनकम जो है वो इनकम टैक्स में दे देता है, और इनकम उसका इनकम जो 10% उसने दी है वो 1500 रुपये बनते हैं। मतलब इसने 10% ऑफ द इनकम दिया है टैक्स में, लेकिन वो कितने बनते हैं? वो 1500 रुपये बनते हैं। तो इसका टोटल इनकम कितना है? इनकम टैक्स हमारे पास 10% जो कि 1500 बनते हैं, और इनकम हमारे पास कितना है? तो हम बोलते हैं कि अगर 10% 100 में है, 10% ऑफ वट इज इक्वल टू 15। 10% ऑफ वट इज इक्वल टू 15। तो इसको हम 10% को जो हम 100 डिवीजन करते हैं 100 की, और वट के लिए हम x यूज़ करेंगे वो इक्वल टू 15। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर इनकम का जो आएगा वो 15,000 आएगा। तो ये उस बंदे की इनकम है। फिर 109 में हमसे पूछता है कि a man is 5 times as old as his son। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट बन जाती है। सॉरी, मिस्टेक की है यहाँ पर आई थिंक, और यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये 110 क्वेश्चन है। 110 में हमसे मांगते हैं कि द नंबर हुज 13% इज 52 इज, वो नंबर कौन सा है जिसका 13% 52 है? तो इसके लिए हम बनाते हैं कि 13% ऑफ व्हाट इज इक्वल टू 52। 13% कौन से नंबर का 52 है? तो इसका इस तरह से इक्वेशन बन जाता है 13 डिवाइड बाई 100। 13% है, ऑफ के लिए हम स्टार लगाते हैं, और x हो गया जो ऑफ व्हाट आ जाता है, व्हाट के लिए हम x लगा देते हैं, और इक्वल टू
52, तो ये इक्वेशन बन जाती है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आंसर हमारे पास 400 आ जाता है। 111 में हमसे मांगते हैं कि अहमद जो है वो स्पेंड करते हैं 400 रुपीज़ एक टेबल पे और इसको बेच देता है 700 पे, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इसने कितने कमाए हैं। ठीक है, जब 400 पे बाई किया है और 700 पे सेल किया तो इसने परसेंटेज प्रॉफिट कितने किया है। तो इसके हमारे पास फार्मूला है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू इनटू 100। तो न्यू वैल्यू हमारे पास 700 है माइनस 400 ओल्ड वैल्यू है डिवाइड बाय 400 इंटू 100। इसको अगर हम करें तो हमारे पास 75 आ जाता है और हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए ये परसेंट साथ में लग जाएगा। तो 75% हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद 114 में क्या मांगता है कि अगर हम 18 को हटा दें 8 टाइम्स के किसी नंबर से तो उसका आंसर 30 आ जाता है। अगर हम 18 को माइनस करते हैं 8 टाइम्स ऑफ किसी नंबर के तो इसका आंसर 30 आ जाता है। तो इस तरह से आपने इक्वेशन बना देनी है। तो हम इसका आंसर 6 आ जाएगा। अब दूसरे पार्ट में हमसे मांगते हैं कि व्हाट इज़ 50% ऑफ दैट नंबर। उस नंबर का 50% क्या है। तो 6 का 50% क्या है, 3 है, हाफ है उसका। 115 में हमसे मांगते हैं कि 12 बंदे हमारे पास, वो एक काम को 6 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। जब वो 1 घंटे के लिए काम कर देते हैं तो उसके बाद जो उनका कॉन्ट्रैक्टर है वो 8 और बंदों को बुला देता है। तो बताएं कि 20 बंदे जो टोटल बन जाते हैं वो कितने टाइम में काम कंप्लीट करेंगे। अब पहले हमारे पास 12 बंदे थे, वो जो है 6 आवर्स में कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 1 घंटे का काम कर दिया है। मतलब जो बाकी का काम रहता है वो सिर्फ 5 घंटों का काम रहता है। तो 12 बंदों के लिए 5 घंटों का काम है। जब वो 8 और आ जाते हैं तो 20 बंदों के लिए कितने घंटों का काम हो जाएगा। तो हमारे पास मैन आपने लिख लेना है और टाइम लिख लेना है। जब 12 बंदे हैं तो 5 घंटा का काम बाकी है। जब 20 बंदे बन जाएंगे तो कितने का काम। तो जब जब भी हमारे पास मैन ज़्यादा होते हैं तो टाइम कम हो जाता है। ठीक है, जब मैन ज़्यादा होंगे, जब जितने भी हम ज़्यादा मैन बुलाएंगे इस काम के लिए, जितने भी ज़्यादा बंदे बुलाएंगे तो हमारे पास उतना ही कम टाइम लगेगा। तो इसका इन्वर्स रिलेशन है। फिर आपने इस तरह यहाँ पर टेल से हेड की तरफ x/5, यहाँ पर भी टेल से हेड की तरफ, तो 12/20। तो इसका आंसर है आपके पास 3 आ जाएगा। इसके बाद 116 में If a car is sold for ₹5,000, वो कहता है कि एक कार है उसको आपने जब 50,000 सेल की है तो प्रॉफिट वो देता है 17%। तो आपने अभी प्रॉफिट बतानी है अगर कार को हम 47,000 पे सेल करें। अगर हम 47,000 पे सेल करते हैं तो अब हमारे पास प्रॉफिट कितना बन जाता है। तो इसमें आपने सबसे पहले करना क्या है कि आपने जो बेस अमाउंट है वो फाइंड करनी है कि जी ये कार जो है इसकी असल वैल्यू कितनी है। हमने देखना है कि असल वैल्यू कितनी है। असल वैल्यू अगर हमारे पास x है तो x के साथ अगर हम जो प्रॉफिट है वो 17% का प्रॉफिट वो हम ऐड कर दें तो ये टोटल 50,000 बन जाते हैं। ठीक है, अगर हम असल जो इसकी वैल्यू है उसके साथ हम ये प्रॉफिट को जमा कर दें, उस पे जितना भी 17% का प्रॉफिट आया तो ये हमारे पास 50,000 बन जाएंगे। तो इससे हमने असल जो उसकी वैल्यू है वो हमने निकालनी है। ठीक है, तो x प्लस एक्स इंटू 17 डिवाइड बाई 100, इससे हम x कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास ये बच जाता है। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1.17 आ जाता है ऊपर। जब यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं तो इससे ओरिजिनल अमाउंट जो है वो हमारे पास 42,735 आ जाती है। अब जब 42,735 आ गई तो ये हमारे पास वही जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि न्यू वैल्यू अगर हम सेल करते हैं तो न्यू वैल्यू हमारे पास सेल के टाइम पे 47,000 बन जाएगी। ओल्ड वैल्यू जो है वो ये वाली है
डिवीजन बाय ओल्ड वैल्यू और मल्टीप्लिकेशन बाय 100। तो इससे हमारे पास आंसर 9.98% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 117 है। इसमें कहते हैं कि सईद जो है वो एक प्लॉट परचेज करता है 8000 पे, तो वो मुदस्सिर पे वो प्लॉट सेल कर देता है 20% के प्रॉफिट के साथ। तो 20% के प्रॉफिट के साथ वो ऐड कर देता है, मुदस्सिर को कितने में पड़ेगा? फिर जब मुदस्सिर है वो रहमान को सेल कर देता है लेकिन 20% लॉस पे, तो रहमान ने कितने पैसे उसको देने हैं? तो सईद ने 8000 पे सेल किया है, 8000 पे उसने खुद खरीदा है, फिर 20% प्रॉफिट पे उसने मुदस्सिर को सेल किया। तो 20% प्रॉफिट 8000 में कितना आ जाता है? तो 20 अगर 100 में है तो 8000 में कितना बन जाएगा? 1600 बन जाएगा। तो इस 1600 को आपने 8000 के साथ ऐड करना है, तो इतने में मुदस्सिर को पड़ा है। ठीक है, मुदस्सिर ने 9600 में सईद से ख़रीदा है। अब जब सईद जब रहमान को सेल करता है तो रहमान को वो 20% लॉस पे सेल करता है। तो 20% 96,000 का कितना 9600 कितना बन जाता है? 1920 बन जाता है, उसी फार्मूला के साथ कि अगर 20 100 में है तो 9600 में कितने हो जाएंगे? तो ये 1920 आ जाएगा। फिर अगर लॉस परसेंट की है तो वो 20% आपने इससे अब माइनस करना है, तो इससे जब माइनस कर देते हैं तो 7680 बन जाता है। तो रहमान ने इतने पैसों में इस प्लॉट को ख़रीदना है। नेक्स्ट हमारे पास 118 है। ये कहते हैं कि एज मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ब्रदर। ए की अम्मी जो है वो उसके भाई से डबल पे बड़ी है। ठीक है, ट्वाइस एज ओल्ड एज उसके भाई के हैं। ठीक है, अगर इसकी भाई की 3 साल एज है तो इसकी अम्मी 6 साल होगी, और अगर भाई की उम्र 6 साल है तो इसकी अम्मी 12 साल की होगी, मतलब ट्वाइस का डिफरेंस है। फिर वो कहता है कि ए जो है वो 6 ईयर्स यंगर है अपने भाई से। ए जो है वो 6 ईयर यंगर है अपने भाई से, लेकिन 4 ईयर्स ओल्डर है अपनी सिस्टर से। तो आपने अब बताना है कि एज ये सिस्टर जो है वो 15। अब ये नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो कहते हैं कि अगर ए की सिस्टर 15 ईयर्स है तो इसकी अम्मी की एज क्या है? तो अगर हमने यहाँ पर इक्वेशन बनाना है कि मदर्स एज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ब्रदर, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया कि मदर्स एज इज ट्वाइस। मदर होगी एज आपने इक्वल टू लगा देना है, ट्वाइस का आपने 2 लगा देना है, एज ओल्ड एज ब्रदर आपने इसका ब्रदर लगा देना है। तो मदर इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रदर। अब फिर नेक्स्ट पे वो कहता है कि ए इज 6 ईयर यंगर देन हिज ब्रदर। ए जो है वो अपने भाई से 6 ईयर यंगर है, तो अगर हम भाई से उसके भाई से 6 ईयर्स माइनस करें तो वो तब इक्वल हो जाएगा ए के। फिर वो साथ में ये भी कहता है कि ए जो है वो अपनी सिस्टर से 4 ईयर्स ओल्डर है, तो अगर हम सिस्टर के साथ 4 ईयर्स ऐड कर दें तो उसकी एज ए की एज के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देता है कि सिस्टर जो है वो 15 ईयर्स एज है उसकी। जब उसकी एज 15 ईयर्स है तो यहाँ पर हम ए इज इक्वल टू 15 प्लस 4 कर देंगे, क्योंकि सिस्टर की एज 15 है तो इस 15 को हमने यहाँ पर पुट कर देना है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो 15 प्लस 4 जो कि हमने किया है ये 19 आ जाएगा। ठीक है, जब 19 आ जाएगा तो ए की एज 19 हो गई। अब ब्रदर जो है ये वाला इक्वेशन हमने नेक्स्ट लिख लेना है। अब इस वाले ए को हमने यहाँ पर पुट कर देना है, इस जगह पर। तो ब्रदर इज इक्वल टू ए प्लस 6 होगा, ये इस 6 जो है ये इस साइड पे आ जाएगा, इक्वल टू उस साइड पे आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए प्लस 6 इक्वल 19 प्लस 6 तो ये 25 आ जाता है। तो जब ब्रदर की एज 25 हो गई तो यहाँ पर कहता है कि मदर की एज उसके 2 टाइम्स है, इसके ब्रदर की 2 टाइम्स है, तो मदर इंटू 2 इंटू 25 वो आपके पास आंसर 50 बन जाएगा। हम 119 देखते हैं। 119 में हमें सीरीज दिया है 3 6 15 और
फिर नेक्स्ट नंबर है, फिर 123 और 366 दिए। तो इसका इस तरह है कि 3 प्लस 3 पावर 1 वो 6 आ जाता है। 6 जो अब नेक्स्ट है यहाँ पर लिखें 6 प्लस 3 पावर 2, इसका नेक्स्ट टर्म वो 15 आ जाता है। फिर 15 प्लस 3 पावर 3 42 आ जाता है। 42 प्लस 3 पावर 4 123। तो इस तरह से आपने ये सीरीज सॉल्व करनी है। अब नेक्स्ट में 120 में हम पूछते हैं कि अगर आज का दिन फ्राइडे है तो 68 डेज आफ्टर कौन सा दिन होगा, 68 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो अगर हम देखें कि आफ्टर 7 डेज अगेन हमारे पास फ्राइडे आता है, मतलब 8वें दिन हमारे पास फ्राइडे आ जाता है। जब 8 दिन के बाद फ्राइडे आ जाता है तो 8 को हम अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाता है, ठीक है। इससे अगर हम 8 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फिर 72 बन जाता है, वो 68 से ज़्यादा हो जाता है। हमसे पूछा गया है कि 68 डे के बाद कौन सा दिन आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया है, जिससे हमारे पास वही फ्राइडे का दिन दोबारा से आ जाएगा। वो कौन से दिन पे होगा, वो 64th डे पे होगा। 64th डे पे हमारे पास फ्राइडे आ जाएगा, 65th डे पे हमारे पास सैटरडे, इस तरह संडे। तो 68 डे पे हमारे पास ट्यूसडे आ जाएगा। जब 68 पे ट्यूसडे आ जाएगा तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वाला दिन है 69 वो वेंसडे होगा। और ये हमारे पास आंसर है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आफ्टर 68 डेज, तो 68 डेज के बाद 69 वाला आता है जो कि वेंसडे है। तो इस तरह से आपने मालूम करना है कि जो 8वां दिन है वो वही दिन पर रिपीट होगा। तो इसलिए हमने 8 इंटू 64 कर देना है, क्योंकि हमारे पास ये 68 के करीब आता है। और फिर मैनुअली हमने एक एक दिन काउंट करके वेंसडे तक चले जाना है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 124। इस 124 से हमसे मांगते हैं कि इन तीनों नंबर में एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करें। तो अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये इसके फैक्टर्स बन जाते हैं। अब 10 का जो है 125 बन जाता है, 15 का 135 और 18 का 123 और 3 बन जाता है। तो इसमें अगर हम तीनों में देखें, तीनों में सिर्फ 1 कॉमन है, इसलिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 131। तो 131 में हमसे क्या पूछा गया है, ये भी सीरीज है क्या 212। इसमें नेक्स्ट सीरीज में नंबर क्या आएगा। तो इस सीरीज का अगर हम देखें तो अगर हम 179 के साथ 33 प्लस करें तो वो 212, अगर इस 179 के साथ 33 प्लस करें तो 212 बन जाता है। तीसरा 146 के साथ 33 प्लस करें तो 179 आ जाता है। 113 के साथ 33 प्लस करें तो वो 146 बन जाता है। तो लास्ट में अगर हम जो नेक्स्ट फाइंड करना चाहते हैं तो 80 के साथ अगर हम 33 प्लस करें तो 113 आ जाता है। तो ये हमारे पास ये वाला आंसर है। इसके बाद 132 है। तो 132 में हमसे मांगते हैं कि अगर दो नंबर्स हैं उनका सम जो है वो 10 है और डिफरेंस 2 है, तो ये नंबर्स कौन से हैं। तो आपने इस तरह करना है कि एक नंबर को x लेना है, दूसरे नंबर को y ले लेना है। तो इनका सम जो है वो 10 के बराबर कर दें और डिफरेंस 2 के बराबर कर दें। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन जाती है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये वाली बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को इस दूसरे वाले से सब्ट्रैक्ट करें। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो इससे हमारे पास x इज इक्वल टू 6 आ जाता है। अब इस x को यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में पुट करें तो इससे x जो है वो इस साइड पे लेके आए तो 10 माइनस 6 आ जाएगा और साथ में आंसर 4 आ जाएगा। तो आपका x 6 और y आंसर 4 आ जाता है। 133 में हम देखते हैं कि if 3 men और 6 boys तीन जो बंदे एडल्ट बंदे हैं या फिर 6 बॉयज वो काम करते हैं 20 डेज में और देन 6 men एंड 8 boys shall take, तो 6 बंदे और 8 बॉयज वो फिर कितना टाइम लेंगे।
तो हमने क्वेश्चन में देखा 3 मेन इज इक्वल टू 6 बॉयज़, क्योंकि हमारे पास और आया है तो ये दोनों बराबर हो गए, 3 मेन या 6 बंदे, तो एक मेन कितना हुआ, एक मेन 2 बॉयज़ के बराबर हुआ। ठीक है, तो फिर हमसे मांगते हैं कि 6 मेन प्लस 8 बॉयज़, यहाँ पर 6 मेन एंड 8 बॉयज़, तो ये एडिशन हो गया। तो इसको हमने एक ही फॉर्मेट में लेके आना है, या मेन में लेके आना है या बॉयज़ में लेके आना है। तो 6 मेन प्लस 8 बॉयज़, हमारे पास 1 मेन जो है वो 2 बॉयज़ के बराबर है, तो 8 बॉयज़ कितने के बराबर हो गए, कितने मेन के, 4 मेन के बराबर हो गए, क्योंकि 2 बॉयज़ 1 मेन के बराबर है। तो इससे हमारे पास टोटल 10 मेन बन जाते हैं। ठीक है, फिर ये वही पुराना वाला क्वेश्चन है कि मेन और डेज आपने लिखते हैं। अगर 3 मेन है हमारे पास तो 20 दिन लगेगा, अगर 10 मेन है तो हमारे पास कितने दिन लगेंगे। तो जब मेन ज़्यादा होंगे तो डेज ऑब्वियसली कम होंगे, इनवर्स रिलेशन है, फिर वही तरह आपने कर लेने और आंसर आप में लास्ट में 6 आ जाएगा। 134 हमसे क्या मांगता है, 134 मांगते हैं कि एक मिक्सचर है, उसमें अल्कोहल है और वाटर है। ठीक है, तो इन दोनों का रेशो 4:3 है। जब 5 लीटर वाटर हम और ऐड कर दें तो ये मिक्सचर की रेशो बन जाएगी अल्कोहल 4 वाटर 5 बन जाएगी। तो अब इस न्यू मिक्सचर में आपने क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल को फाइंड करना है। तो अल्कोहल और उसका जो रेशो है वो लिख लेना है। जब 5 हम ऐड करें तो उसकी रेशो फिर ये बन जाती है। अब हम देखते हैं कि जो अल्कोहल है वो भी हमें सिर्फ रेशो दिया है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं बताई गई, तो इसलिए हम उसके साथ x लगा देते हैं, 3 के साथ भी हम x लगा देते हैं कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। तो ये मिक्सचर बिफोर है, तो जब हम इसमें 5 ऐड करते हैं, 5 वाटर ऐड करते हैं, क्योंकि 4 हमारे पास अल्कोहल है और 3 की रेशो जो है वो वाटर की है, तो हम 5 को यहाँ पर ऐड कर देते हैं और ये इक्वल किसके बराबर बन जाएगी, ये 4/5 जो न्यू रेशो हमें दी गई है उसके बराबर बन जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये यूँ सॉल्व हो जाएगी कि इसको हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इससे 20x आ जाता है और इस साइड पर ये वैल्यू आ जाती है, फिर इससे हमारे पास x 52 आ जाता है, 5/2 सॉरी आ जाता है। अब अल्कोहल की जो हमने रेशो पहले लगाई थी वो हमने 4x लगाई थी। ठीक है, तो जब हमने 4x लगाई थी तो 4x उस x की वैल्यू हमने यहाँ से मालूम कर दी है, तो 4 × 5/2 तो उससे हमारे पास 10 लीटर अल्कोहल आ जाते हैं। अब हम करते हैं 135 में कहता है कि a is half as old as b। a जो है वो हाफ ओल्ड है बी के, तो ए फिर इसके लिए हम इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, हाफ के लिए हाफ लगा देना है और बी लगा देना है। बी इज हाफ एज ओल्ड एज सी, बी जो है वो हाफ है, एज के लिए इक्वल टू हाफ 1/2 और सी लगा देना है। फिर इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 105 फाइंड देयर एजेस, अगर इन तीनों के एज का सम 105 है तो इंडिविजुअली एक एक बंदे की एज कितनी होगी। तो इसको हम 2 को इस साइड पे लेके आते हैं तो b = 2 है और b = जो c है वो 2b के बराबर हो जाता है। तो इस यहाँ पर जो b है इसकी वैल्यू आपने इस b में पुट कर देनी है। जब b में पुट करेंगे तो 2a आ जाएगा, फिर आपने इस c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। जब c की वैल्यू पुट कर देंगे तो उससे 2c बन जाएगा और फिर इस b की वैल्यू आपने इस b में पुट कर देनी है। तो 2 यहाँ पर पहले से है और ये 2 ये वाला हो गया तो ये 4a बन जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएंगी। इसको अगर हम सॉल्व करें तो a से हमारे पास 15 आ जाएगा। जब a से हमारे पास 15 आ जाएगा तो इस इक्वेशन में आपने ये वाली फिर यहाँ पर पुट कर देना है। जब ये a की वैल्यू हम इस b वाले इक्वेशन में पुट कर दें तो इससे हमारे पास b 30 आ जाता है और फिर जब b हमारे पास आ जाता है इस b को आपने यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दें तो उससे हमारे पास c की वैल्यू आ जाती है। तो ये उनके इंडिविजुअल एजेस हो गए। अब हम 136 करते हैं तो 136 में हमसे क्या मांगते हैं, 136 में कहते हैं कि मुनीर बॉट कम्पैक्ट डिस्क फॉर मैन्युफैक्चर फॉर ₹200। उसने एक डिस्क है वो 200 में क्या है बाई की है। फिर
15% उसने सेल टैक्स दिया है। अब वो चाहता है कि सेल करे ₹260 पे। जब वो 260 सेल करता है तो उसका कैश प्रॉफिट बताएं कि उसने प्रॉफिट कितना किया है। ठीक है, तो इसने परचेजिंग प्राइस उसकी 200 है, टैक्स 15 के। तो इसका टैक्स हम मालूम करते हैं कि 15 अगर 100 में है तो 200 में कितना बन जाता है, तो 200 में वो 30 बन जाता है। तो 30 को हम यहाँ पर ऐड करते हैं 200 के साथ, तो उसने टोटल 230 रुपीज़ दिए हैं परचेज करने के लिए। 200 उसका अपनी वैल्यू थी और 1500 टैक्स 15% उसका टैक्स था। तो और वो अब बेच रहा है 260 पे। तो जब वो 260 पे बेच रहा है तो 260 माइनस 30, तो उसका कैश प्रॉफिट वो कितना कर रहा है, वो हर एक कम्पैक्ट डिस्क में 30 रुपीज़ प्रॉफिट कर रहा है। 137 में पूछते हैं कि इसके फैक्टर्स फाइंड करें। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो इसमें जो b है वो b की वैल्यू ये 5 है, जो a है वो यहाँ पर जो 1 होता है हिडन 1 वो है, और जो c है वो 6 की वैल्यू ये वाली है। तो यहीं पर आपने पुट कर देना है, जो -b है तो -5 आ जाएगा, प्लस माइनस अपनी जगह पे अंडर रूट, और b² यहाँ पर जो 5 है इसको स्क्वायर कर दें तो 25 आ जाता है, और फिर माइनस और 4 अपनी जगह पे आ जाएगा। a जो है 1 है वो नहीं लगाते, 1 का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। फिर c लगाते हैं, c 6 है तो यहाँ पर c लगाते हैं, और डिवाइड बाई 2 इंटू 1, यहाँ पर जो a की वैल्यू 1 है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास लास्ट में वैल्यू क्या आ जाएगी एक -2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -5 प्लस -1 डिवाइड बाई 2 है, तो उससे एक बार हम प्लस कर देते हैं, एक बार हम माइनस कर देते हैं, तो इससे एक की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है, दूसरे की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाती है। अब इसके फैक्टर्स जो हैं वो फैक्टर्स आपने, क्योंकि ये x इज इक्वल टू -2 है और x इज इक्वल टू -3 है, तो आपने ये x को इस साइड पे लेके आना है। तो जब इस साइड पे लेके आ जाते हैं तो इससे बन जाता है x+2 और इससे बन जाता है x+3। तो ये फैक्टर्स उसके हो गए, इस वाले की ये फैक्टर्स बन गए। 141 पे क्या पूछते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 2 व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। इस प्रॉब्लम ये वाला जो प्रॉब्लम है इसमें इसने मसला क्या किया है कि प्रोबेबिलिटी इसने पूछी है डाई की, और इन्होंने क्वेश्चन दिया कॉइन पे, क्योंकि ग्रेटर देन 2 जो है वो कॉइन में कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि कॉइन का दो साइड्स होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। जो ग्रेटर देन 2 वाले हैं वो डाई का इन्होंने पूछा है, डाई जो है। तो सॉरी यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ये डाइस है डाइस के हमारे पास 6 साइड्स होते हैं, तो ग्रेटर देन 2 इसमें कितने साइड्स होते हैं, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। अब प्रोबेबिलिटी एक की साइड की एक बार की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/6 होती है, क्योंकि टोटल हमारे पास 6 साइड्स हैं और उसमें वन साइड की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी। तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 6 अगर हम एक ही बार में उसको टॉस करते हैं एक डाइस को तो इसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 2 की कितनी आएगी, तो प्रोबेबिलिटी आ सकती है कि 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी जो 4 है ग्रेटर देन 2 उनको हम ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं उससे एडिशन से हमारे पास 4/6 आ जाता है, या फिर आंसर सिंप्लीफाई करने से 2/3 आ जाता है। 148 वाला करते हैं। 148 वाले मांगते हैं कि इफ़, यहाँ पर इन्होंने एक दूसरा क्वेश्चन जिसका आंसर भी उन्होंने रॉन्ग दिया है, वो ये वाला है। यहाँ पर 2 है, फिर प्लस और फिर एब्सोल्यूट -2 है, तो ये एब्सोल्यूट -2 जो है ये पॉजिटिव बन जाता है। जब ये पॉजिटिव बन जाते हैं इसको आप सॉल्व करें तो वैसे आंसर 12 आता है। 148 बताते हैं कि x अगर हमारे पास -1 है तो फंक्शन ऑफ x
ये जो है ये क्या आएगा। तो आपने सिंपली इसकी वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। तो x की वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये -1 है, जिसका क्यूब अगर हम लें तो ये -1 ही आएगा। 4 के साथ -1 को मल्टीप्लाई करें तो इससे -4 आ जाता है। 12 अपनी जगह पे आएगा तो -5 और +12, तो इसे लास्ट में आंसर 7 आ जाता है। ये वाला 149 वाला जो क्वेश्चन है वो तो सिंपल ही है, बस x को 4 को इस साइड पे मूव करें, उसका LCM लें, 2 को वहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आपका x आंसर आ जाएगा। अब लास्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर एंड 150। अगर हमारे पास घड़ी 150 पे है, जो आवर हैंड है वो 1 पे है और मिनट्स हैंड जो है 50 पे है, तो इन दोनों के दरमियान में कितना एंगल बनेगा। तो इसका सिंपल सा मेथड है कि टोटल डिग्रीज हमारे पास 360, यहाँ पर एक ही क्लॉक में हमारे पास टोटल 60 कितने डिग्रीज होते हैं, 360 होते हैं, और टोटल आवर्स हमारे पास 12 होते हैं। तो एक आवर में कितनी डिग्रीज बन जाएगी, तो एक आवर में अगर 360 को हम 12 पे डिवाइड करें तो 30 डिग्रीज बन जाती है। क्या कहते हैं, एक घंटे में हमारे पास 30 डिग्रीज बन जाती है। ठीक है, तो जब 1 पे है तो 1 से 30 डिग्री 12 तक, फिर 30 डिग्री 11 तक, फिर 30 डिग्री 10 तक, तो ये तो हमारे पास 90 बन जाते हैं। ठीक है, 1 से यहाँ तक हमारे पास 90 डिग्रीज बन गए। अब जो है ये जो सुई है ये यहाँ पर है, 2 और 1 के दरमियान है, 2 के करीब है, 1 से दूर है। ठीक है, तो इसमें कितने डिग्रीज उसने कवर किए, अब ये मैंने फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि जो 1 घंटा है, 1 घंटे में ये 30 डिग्रीज कवर करते हैं, मतलब 60 मिनट्स में ये 30 डिग्रीज कवर करता है। अगर 60 में 30 डिग्रीज कवर करता है तो 50 में कितने कवर करेगा, तो 50/60 इंटू 30, इससे हम करते हैं तो 25 डिग्रीज ये कवर करता है। ठीक है, तो 50 मिनट्स में वो 25 डिग्रीज कवर करता है, और जो 3 घंटे हैं, 3 घंटों में उन्होंने 90 डिग्रीज कवर किए हैं। तो 90 + 25 115 डिग्रीज, तो ये इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस आएगा ये इन दोनों चीज़ों के दरमियान ये जो एंगल है वो कितना बनेगा, 115 का बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। यहाँ तक इसी के क्वेश्चन थे MPT1 के। इसके साथ ही ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये मैंने शेयर किया है इस वेबसाइट पर। ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त वेबसाइट है, यहाँ पर आप अपने कोर्सेज भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरे स्टूडेंट्स को कोर्सेज करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आप दूसरे कोर्सेज जो हैं वो भी सर्च कर सकते हैं अपने लिए। साथ ही साथ यहाँ पर MCQs भी हैं। ये मुख्तलिफ MCQs हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर MCQs हैं, सब्जेक्ट के साथ साथ यहाँ पर सेक्शन वाइज भी MCQs हैं, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, प्रिपरेशन, हर एक सब्जेक्ट का अपने क्या कहते हैं उसके अपने सेक्शन हैं, और हर सेक्शन के अपने MCQs हैं। यहाँ पर आप बहुत सारे MCQs देख सकते हैं। साथ ही इसमें बुक्स हैं जिसमें मैंने अपने बुक्स, और एक MPT मॉक टेस्ट भी है इसमें। अगर आप MPT मॉक टेस्ट यहाँ पर लेना चाहते हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, जो कि कहीं आप किसी भी टाइम ले सकते हैं घर पे बैठे, अपनी जो है वो जब भी आप चाहें आप ले सकते हैं अपने मॉक टेस्ट। तो इस वेबसाइट पे आप कर सकते हैं, ये भी आप रीड कर सकते हैं। साथ में मैंने बताया कि यहाँ पर बुक्स हैं, बहुत सारे बुक्स यहाँ पर अपलोड किया है, उनके लिए आपने लॉगिन करना है और फिर आपने डाउनलोड करना है। बहुत सारी बुक्स हैं, ये वाला जो है ये मैंने अपलोड की है। ठीक है, ये वाला जो PDF में अभी काम कर रहा था वो ये वाला है। आप यहाँ से लिख भी सकते हैं, यहाँ पर अदर्स में जाएँ, अगर ये यहाँ पर शो नहीं हो रहा हो तो आप अदर्स में जाएँ, तो अदर्स में यहाँ पर लास्ट में ये वाला है। दूसरा भी आप यहाँ से लिख कर भी आप सर्च कर सकते हैं, JWT लिखें तो ये वाला आपके पास आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आप और भी बहुत सारे बुक्स यहाँ पर पढ़े हुए हैं, इंग्लिश के भी पढ़े हुए हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इडियम्स का है और बहुत सारे कॉमन वगैरह के हैं। ठीक है, चले जी, यहाँ पर हम अपनी जो ये हमारा क्लास था उसको हम ख़त्म करते हैं। आपको
कोई भी मसले हों तो आप नीचे लिंक में शेयर कर सकते हैं, हमारे पास कमेंट्स में आप बता सकते हैं, हम उसको आंसर करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। वस्सलाम।